तो हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्राइगोमेट्री का। ठीक है, ट्राइगोमेट्री का सारा चैप्टर, जितने भी 10th स्टैंडर्ड तक का चैप्टर है, सारे चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ट्राइगोमेट्री ख़त्म करने के बाद भी यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ट्राइगोमेट्री में, ट्राइगोमेट्री के बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है ट्राइगोमेट्री समझने में। ठीक है, तो आज के क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नहीं, आज के क्लास में पूरा बेसिक समझाने वाला हूँ ट्राइगोमेट्री का। ठीक है, ट्राइगोमेट्री पुनः नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन ट्राइगोमेट्री का जो बेसिक है एक बार मैं और अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो सारे डाउट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज ट्राइगोमेट्री में हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ट्राइगोमेट्री यानी ट्राइगोमेट्री है क्या, ट्राइगोमेट्री है क्या, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, ध्यान समझिएगा। सारे चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को। ट्राइगोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को, ट्राइगोमेट्री के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फार्मूला पर आपको ध्यान देना होगा। सारे फार्मूला आपको क्लियर करने होंगे। फार्मूला आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि ट्राइगोमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि फार्मूला को हम याद कैसे रखें, कि बहुत सारे बच्चों के साथ में यह प्रॉब्लम अक्सर देखने को आती है कि फार्मूले ही उनको याद नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद करने का आज मैं कुछ तरीका बताऊंगा कि कैसे आप फार्मूला लगा सकते हैं। और जो हम 10th स्टैंडर्ड पर ट्राइगोमेट्री पढ़ते हैं ये बिल्कुल ही आसान है। 10th स्टैंडर्ड की ट्राइगोमेट्री कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका शुरुआत ही तो बेसिक है, शुरुआत हो रही है ट्राइगोमेट्री का। 10th स्टैंडर्ड में ट्राइगोमेट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, और इसका आगे हम जब यहाँ से आपको ये ट्राइगोमेट्री मिलेगा, इससे पहले के क्लास में ट्राइगोमेट्री नहीं था, आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपको ट्राइगोमेट्री मिलेगा। और यहाँ से ट्राइगोमेट्री की शुरुआत होगी, तो उसके बाद 12th है, जितना भी आप पढ़ेंगे सारे चीज़ में ट्राइगोमेट्री मिलेगी। ट्राइगोमेट्री का प्रयोग हम लोग फिजिक्स में, इसके अलावा और भी जगह पर, हम बहुत जगह पर करते हैं ट्राइगोमेट्री का प्रयोग। यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कोण होता है, एंगल होता है, इसी के बीच के ट्राइगोमेट्री को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर ट्राइगोमेट्री बेसिक तरीका से बेसिक पढ़ने वाले, बहुत नॉर्मल ट्राइगोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं ट्राइगोमेट्री के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्राइगोमेट्री क्या होता है। ट्राइगोमेट्री क्या है, ट्राइगोनोमेट्री क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं का अध्ययन करते हैं। ट्राइगोमेट्री क्या है, तो जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम ट्राइगोमेट्री कहते हैं। इसकी डिफिनेशन आप समझिएगा तो, लेकिन हमें यहाँ पर डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ट्राइगोमेट्री में ध्यान दीजिएगा 3 वर्डों से मिलकर बना है, ट्राइगोन मेट्रोन, ट्राइगोन मेट्रोन, 3 शब्दों को मिलाकर ट्राइगोमेट्री बनाया गया है, ट्रिकोमेट्री बनाया गया है। अब ध्यान समझिएगा इनका अर्थ क्या होता है। ट्राई का अर्थ हो गया 3, ट्राई का अर्थ होता है 3, गौन मतलब भुजा हो गया, मेट्रोन मतलब माप या अध्ययन, यानी 3 भुजाओं के मापों का अध्ययन ट्राइगोमेट्री कहलाता है। सिंपल कि ट्राइगोमेट्री क्या है, तो 3 भुजाओं के मापों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रोन कहते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, अभी इसके ये क्या है इससे मतलब नहीं है, हमें इसका प्रयोग कहाँ करना है, ध्यान समझिएगा। इसका प्रयोग हम लोग ऊंचाई, दूरी, या कोई बड़ा सा पर्वत हो गया, मीनार हो गया, ग्रहों के बीच की दूरी, इन सब चीज़ों के प्रयोग करने के लिए इसका खोज हुआ था। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम न्यून कोण तक ही पढ़ेंगे, न्यून कोण तक ही हमारा ट्राइगोमेट्री सीमित रहेगा, यानी कि 0 से 90 डिग्री के कोण तक ही 10th स्टैंडर्ड में आपका ट्राइगोमेट्री सीमित रहेगा। ठीक है, इसके बाद इससे आगे हम पढ़ेंगे 12th में, आगे हम जाएंगे तो उसे 12th में इसके आगे क्या है, कैसे, सारे चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको केवल न्यून कोण तक ही पढ़ना है, इसलिए हम जितने भी बेसिक की चर्चा करने वाले हैं सारे बेसिक को हम न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, आया समझ में।
और ध्यान दीजिएगा, हम जितना भी पढ़ते हैं यहाँ पर ट्राइगोमेट्री, जितना भी मैट्रिक में 10th स्टैंडर्ड में जितना भी ट्राइगोमेट्री का हम अध्ययन करते हैं, इस सारे ट्राइगोमेट्री हमारे आगे चलकर बेस है, ये बेस अभी बताए कि आपका बेस है, ये आगे चलकर उसे हम फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। यानी कहने का हमारा अर्थ सीधा सीधा यह हुआ कि ट्राइगोमेट्री का जो क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन के तौर पर बनाते हैं, उस क्वेश्चन को आगे चलकर हम फार्मूला के तौर पर यूज करने वाले हैं। ये सारे फार्मूला जितना भी अब 10th स्टैंडर्ड पर ट्राइगोमेट्री पर मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, सारे फार्मूला आपको A to Z 12th आगे चलकर जितने भी बेसिक है सारे बेसिक में आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप इस 10th स्टैंडर्ड के ट्राइगोमेट्री को केवल एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि अपने आगे के बेसिस को तैयारी करने के लिए अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एडवांस क्वेश्चन में भी सारे चीज़ इससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम भी निकल जाए, आपका बेस भी बन जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब हम बात करते हैं ट्राइगोमेट्री की शुरुआत में आपको कहाँ से हम समझाएं कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कोण की बात कर लेते हैं, भुजा की बात कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ बेसिक ज्यामिति की जो फार्मूला है, ज्यामिति का फार्मूला है, उसे हम थोड़ा वहाँ पर देख लेते हैं ताकि हम उसका हमें ट्राइगोमेट्री में मदद लेना है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके फार्मूला के पर बढ़ेंगे। ठीक है, आपके आज का क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बता देते हैं हम, क्योंकि आप जितने भी बेसिक है इस क्लास में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर, जो बता रहे हैं उस पर बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, रही क्वेश्चन की बात, तो सारे क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं इसके आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मिल जाएगी। जब हम चैनल शुरुआत किए थे तो तभी पढ़ाए थे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ बेसिक चीज़ है जो बताए आपको कि वो समझना है। आइए उसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या किया है ना कि एक समकोण त्रिभुज बना ली है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री रहता है, उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज डिसाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पर कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों चीज़ों को पहचान करना है। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को पहले आपको पहचान करना है कि ये है क्या आखिर। ठीक है, इसके बाद हम आगे जब समझेंगे कुछ इस पर फार्मूला देखेंगे। बहुत ईजी फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ लिए होंगे, आपको याद होगा। नहीं याद है तो आइए यहाँ पर हम आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ण की पहचान करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज 3 भुजाएं उसमें होती है। 3 भुजाएं में जो सबसे, यदि समकोण है तो, क्योंकि ये लंब, कर्ण, आधार जो है वही समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। इसके अलावा ये किसी भी त्रिभुज पर लागू नहीं होता है। किसी त्रिभुज पर लागू करना है तो पहले उसको समकोण बनाना पड़ेगा, तब ये लागू होगा, याद रखिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, इसकी पहचान करनी बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। ये मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ण की बात करें तो कर्ण तो बिल्कुल ही आसान है, मतलब इसके जैसा तो आसान कुछ है नहीं। कैसे पहचान किया जाए, बिल्कुल बेसिक से बच्चे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कर्ण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कर्ण की पहचान यानी जो 90 डिग्री हमें एंगल दिखाई दे रहा है ना, 90 डिग्री एंगल, कुछ नहीं, 90 डिग्री के सामने से देखिए कौन सी भुजा दिखाई दे रही है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये भुजा, इसका नामकरण हम करते हैं ABC लिख देते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने आपको ये AC दिखाई दे रही है, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, परमानेंटली रहता है। ठीक है, परमानेंट हो गया। ठीक है, लेकिन लंब, आधार जो है ये आपस में बदलते रहते हैं न्यून कोण के अंतर्गत। ठीक है, लंब, आधार न्यून कोण के अंतर्गत आपस में बदलते रहते हैं। न्यून कोण क्या होता है कि जिसका मान 90 डिग्री से नीचे होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उन कोणों को हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारे इसमें एक तो हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है,
तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है, यानी कर्ण का पहचान करना बिल्कुल ही आसान है, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। सीधा सीधे हम कहेंगे कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। बाकी दो भुजाएं जो है ये लंब और आधार होती है समकोण त्रिभुज में। तो लंब आधार की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस न्यून कोण के लिए लंब आधार की पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण है, एक है ए और एक है सी, ठीक है। हम सी के लिए लंब आधार की पहचान कर रहे हैं या ए के लिए लंब आधार की पहचान कर रहे हैं या सी के लिए पहचान कर रहे हैं, यह हमको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसके लंब आधार के पहचान करेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर मेरे स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, हमेशा आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कर्ण की पहचान तो बिल्कुल आसान है कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा दिखाई दे वह कर्ण हो गया। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम त्रिभुज बनाए, यहाँ पर कोण बना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा है, ये हो जाएगी कर्ण, ठीक है। ऐसे सीधा सीधी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम घुमाते हैं, चलिए इस तरह का बनाते हैं और थोड़ा घुमा देते हैं। मान लीजिए इस तरह का बनाती है, ठीक है। इसका नामकरण ए बी सी दे दे और यहाँ पर हम बोले कि ये वाला कोण जो है 90 डिग्री है, तो इसमें कर्ण भुजा कौन सी होगी? सिंपल सेम प्रोसेस आपको करना। त्रिभुज कैसा भी हो, टेढ़ा हो, कैसे भी हो, सीधा हो या कैसा भी बना दिया जाए, बस आपको एक बात याद रखना है कि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? तो BC है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? BC है, यानी यहाँ पर कर्ण हो गया आपका BC। आया समझ में ना? यानी कर्ण में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करें लंब और आधार की, यही से आपको शुरुआत होता है ट्रायगोनोमेट्री। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि वो ट्रायगोनोमेट्री को बेसिक से नहीं समझते हैं, बस फार्मूला लिख लेंगे और उसे रट्टा मारते रहेंगे, तो कभी भी याद नहीं होगा। बता देते हैं हम आपको, याद करिएगा फिर भूल जाइएगा। तो ये यही रीजन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इन छोटे छोटे जो चीज़ है इस पर ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम लंब और आधार की बात करते हैं। तो लंब और आधार जो हमारा है, मान लीजिए अभी हम कोण ए के लिए लिखते हैं, कोण ए के लिए लंब आधार बोले अभी कि बदलता रहेगा, तो बस आपको यहाँ पर लंब की पहचान करनी है, आधार की पहचान तो करनी ही नहीं है। क्यों? तो 3 भुजा है, एक तो हो गया कर्ण और दूसरा हो गया हमारा लंब, तो तीसरा जो बचा हुआ क्या हो गया? आधार। तो बस आपको लंब की पहचान करनी है। तो सेम प्रोसेस, यानी जैसे हम 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोले, उसी तरह ये जो छोटी वाली भुजा है न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने जो भी भुजा पड़े, न्यून कोण के सामने जो भी भुजा पड़े वह भुजा उस न्यून कोण के लिए लंब हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बात को मेरे, कि न्यून कोण के सामने जो भी भुजा आपका दिखाई दे सामने, वह भुजा उस कोण के लिए, ओनली उस कोण के लिए न्यून कोण हो जाएगी और शेष जो भुजा बचे वह आधार हो जाएगी। यानी कोण ए के लिए न्यून कोण की हम बात करें तो यहाँ पर न्यून कोण क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। यानी लंब हो गया हमारा BC, सॉरी लंब हो गया BC, ठीक है। और आधार की बात करें तो आधार हमारा हो जाएगा AB। किसके लिए? तो कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए। आया समझ में? अब उसी तरह सेम प्रोसेस हम कोण C के लिए करें, न्यून कोण C के लिए सेम करना है आपको, सेम, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। C के सामने आपको कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? C के सामने ध्यान दीजिएगा AB, तो C के लिए AB आपका हो जाएगा लंब। बदल गया ना यहाँ पर, C के लिए AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और शेष जो भुजा है वो बन जाएगी आधार। आ रहा समझ में? यानी कि जितना भी हम बताएं इसमें आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस कोण के लिए आपको लंब पता करना है, ये तो कोण तो है परमानेंट हो गया आपका ना, 90 डिग्री सामने की भुजा कोण हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर आपको न्यून कोण पता करना है, तो जिस कोण के लिए आपको न्यून कोण पता करना है उसके सामने आपको देखना है
कौन सी भुजा है, तो उसके सामने ये भुजा है, ये भुजा है, तो जो भी सामने रहे वह हो जाती है न्यून कोण, ठीक है, सॉरी लंब, क्या हो जाती है लंब। अशेष भुजा जो होती है वह हो जाती है आधार। आया समझ में ना, बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से बोलिए, ठीक है। जो भुजा आपको दिखाई दे वह हो गया लंब, अशेष भुजा आधार। यानी सी के लिए लंब की बात करें तो सी के सामने की भुजा हो गया ए बी, ए बी हमारा हो गया लंब, यहाँ पर ए बी जो उसमें आधार था, देखिए इसमें ए बी जो है ना आधार है, इसमें क्या सी के लिए ए बी क्या बन गया लंब बन गया, और आधार हो जाएगा आपका बी सी, बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आया समझ में। ये आपको देखो सबसे पहले इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। बता रहे हैं आपको, पहला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर का क्वेश्चन इसी चीज पर बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ठीक है। हम एक बार और जल्दी बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना दिए, ए बी सी बना दिए, हम पूछे कि सी के लिए लंब बताइए, सी के सामने कौन सी भुजा है ए बी है, ए बी हो गया लंब, काम खत्म। ये हो गया आधार, ये तो हमेशा कण ही रहता है, ये तो बदलता नहीं है, ठीक है। अब हम पूछे कि ए के लिए लंब बताइए, तो ए के लिए लंब हो गया आपका बी सी, ए के लिए लंब हो गया बी सी, क्योंकि यही दोनों बदलते रहते हैं ना, यही दोनों बदलते रहते हैं, यानी वेश बदलने में यही दोनों महायुद्ध, बाकी कण नहीं बदलता है, कण हमेशा परमानेंट वही रहता है। यानी ए के लिए हो गया हमारा, ए के लिए लंब हो गया बी सी, आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है। आया समझ में ना, संगत भुजा कोण के न्यून कोण के संगत भुजा आधार होता है, उसके सामने की भुजा लंब होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज। अब इसके आधार पर अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर आपने लिख लीजिएगा तो याद आएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। और इसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ फार्मूलाए बनते हैं, जिससे हम ज्यामिति में पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, पाइथागोरसीय फार्मूला के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का आता भी है, इम्पोर्टेंट है, परिमेय है, उसे परिमेय हम बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी सिद्ध कराए हैं अपने चैनल पर, पीछे जाकर आप लोग उसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध कराए हैं हम, ठीक है। बाकी यदि कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं सिद्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से मैं उसे सिद्ध करा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन मैं अपने चैनल पर वहाँ पर जाकर देखिएगा ना, प्ले लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, थ्योरम नाम का एक फाइल होगा, तो उसमें उसका पाइथागोरस का, थेल्स का सारे परिमेय जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वाले क्लियर करके रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बात करें तो उस फार्मूला को बस परिमेय से हमें मतलब नहीं है, बस उस फार्मूला को यूज करना है, उस थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। आइए हम उस थ्योरम को बताते हैं। यहाँ पर लंब आधार कण से फार्मूला जो बनता है वह फार्मूला कुछ इस तरह का है कि कण पर एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला से सारे फार्मूला क्रिएट होंगे, आपको बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पर। अक्सर क्या होता है कि सारे फार्मूला को लिखवा दिया जाता है, आप लोग उसे रटने लगते हैं, सारे फार्मूला को अलग अलग समझ कर रट्टा मारते रहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला है यहाँ पर, और वही एक फार्मूला से सारे फार्मूला बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दिया कण स्क्वायर, होता है फार्मूला कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला है, मास्टर फार्मूला इसे हम कर सकते हैं मेन फार्मूला। और इसी फार्मूला के सहायता से सारे फार्मूले निकाले जाएंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कण मान लीजिए कि 2 भुजा त्रिभुज में दिया है, हमें लंब दिया है, आधार दिया है, कण नहीं पता है, तो कण के लिए हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कण बराबर यहाँ से बताइए, इक्वल के इधर से वर्गों को हटाएंगे तो इक्वल के दूसरे साइड में वर्ग क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कण बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, कि कण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक फार्मूला तो बन गया हमारा, एक फार्मूला बना ना। यानी जब भी हमें कण निकालना हो तो कण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर में लंब का स्क्वायर अब प्लस कर देंगे आधार का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, समझ में। अभी बच्चे आप लोग भी 9th क्लास के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी ये सारे चीज़ पढ़ना है, ट्राइगोमेट्री तो नहीं पढ़नी है, लेकिन ये सब आप देख सकते हैं, बेसिक तैयारी कर सकते हैं। अब क्या 9th क्लास के बच्चे अब तो 10th में ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ही देख सकते हैं, ठीक है।
अक्सर क्या होता है कि 10th के लिए वीडियो बनाते हैं ना हम, या क्लास लेते हैं 10th का, तो 9th के बच्चे बहुत कम देखते हैं। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जो भी है उसे देखते चलिएगा, ज्ञान नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप कर्ण तो समझ में आ गया ना आप लोग। कर्ण के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एक कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिए हम। लंब की बात करेंगे, आधार की बात करेंगे। तो सीधा सीधी बात है कि लंब का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लंब निकालने के लिए यहाँ पर प्लस आधार स्क्वायर है, हमें लंब चाहिए ना लंब, तो इधर प्लस आधार स्क्वायर है। प्लस आधार स्क्वायर को इधर से पीटेंगे, कहेंगे चल यहाँ से भाग, तो प्लस आधार स्क्वायर इधर से जब भागेगा तो कहाँ पर आएगा, कर्ण के पास में जाएगा कि दादा दादा मुझे बचाइए, कौन लंब मार कर खेद रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ कुछ बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या कर देंगे, माइनस में हो जाएगा, आ जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस में है भाई, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक नया फार्मूला हमको देखने को मिलेगा कि इधर प्लस में इधर माइनस में, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मिला ना एक फार्मूला। अब यहाँ पर लंब चाहिए हमें, तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर बन जाएगा हमारा रूट, यानी कि हमारा फार्मूला बना लंब बराबर रूट अंडर, इसे उलट कर सीधा लिख दिया है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बना फार्मूला। एक नया फार्मूला यहाँ पर इससे निकाले हम, यानी हमारा कर्ण का फार्मूला हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा लंब का फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं आधार को, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर यही करना है कि जैसे हम आधार को इधर से इधर खेदें, इस बार आपको यहाँ से लंब को खेद देना है, यानी इधर लंब है प्लस में तो इधर भेज देना है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस बार आपको आधार को छोड़ना है, लंब को उतारकर भेजना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस, यानी सीधा सीधी बात है कि आधार बराबर हम निकालेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारी बेसिक बात कि ऐसे ऐसे होता है, ये फार्मूलाए होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसे हम कैसे याद रखें, तो बहुत सारे बच्चों का जो मेमोरी होता है, दिमाग होता है, काफ़ी तेज होता है, एक बार में ही समझ जाते हैं, उनको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वैसे बच्चे जो जिसको एक बार में समझ में नहीं आता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बार बार याद करने से भूल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कैसे याद करेंगे आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप याद रखिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़े लड़का को सबको संभालने की जिम्मेवारी होती है। यानी यहाँ पर यह क्या करेगा कि लंब और आधार को जोड़ कर रखेगा, यानी वो परिवार को जोड़ कर रखेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा का काम क्या है, सबको जोड़ कर रखना, ठीक है। बाकी आप सोचते रहिएगा, सबसे जोड़ कर रखना। तो यहाँ पर ये लंब आधार को क्या करेगा, जोड़ कर रखेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर जोड़ कर रख दिया, ठीक है। और छोटे की बात किया जाए यहाँ पर, तो दोनों छोटे की लंब आधार की, तो सीधा सीधी बात है कि भाई दोनों जब जोड़े हैं तो कर्ण बना है, तो एक को काटेंगे तो इस दूसरे में जाकर माइनस होगा, एक ओर से इसको खेदेंगे तो बड़े वाले के पास में जाएगा, दूसरे को खेदेंगे तो वो भी बड़े वाले के पास में जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला हमारा बनता है कि लंब यदि आपको पूछा जाए तो बड़े में से माइनस दूसरा छोटे वाला क्या हो जाएगा। यदि हम लंब की बात करें, कोई एक छोटे की बात करें, लंब या आधार कोई की भी बात, किसी की भी बात करें, तो बस आपको याद रखना है कि बड़े में से उसको घटाना है। क्या करना है, बड़े में से घटाना है, बस यही याद रखना है, कुछ यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। लंब की हम बात किए तो बड़े कर्ण में से लंब को घटा देना है, आधार की बात करें तो कर्ण में से लंब को घटा देना है, यदि दो तीसरी भुजा है ना उसको घटा देना है कर्ण में से, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। याद करने की कोई आवश्यकता है। यानी कर्ण की बात करें तो कर्ण का मतलब जोड़ना, सबको जोड़कर रखेगा, लंब आधार को जोड़ दिए, रूट अंडर लगा दिए, स्क्वायर है तो रूट अंडर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लंब की बात करें तो लंब का काम क्या है, कर्ण में से घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बड़ी भुजा में से छोटे वाले को घटा देंगे, काम हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे। उसी तरह आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है, ठीक है। आया समझ में। मैं आशा करता हूं कि इस बार आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर यही 3 फार्मूला मेन है, 3 का है, एक ही तो है, एक ही इसी से सब बनाए हैं, ठीक है।
तो आप लोग इसे देख लीजिए, यह मेन हमारा यहाँ पर है, इसकी बहुत ज़रूरत है पहले चैप्टर में खासकर। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की, सर्वसमीका कैसे बनता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कितने होते हैं, इन चीज़ों की बात करने वाले हैं। हाँ, माना कि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, लंबी हो रही है, लेकिन समझाने में समय लगता है, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी से हम बता रहे हैं। चलिए आइए तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है, ठीक है। और 6 संख्या में पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, टेंजेंट, कॉस्टेंट, सेकेंड कॉन्जेंटेंट। यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ इसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं जल्दी जल्दी लिखने के लिए। साइन के लिए सिंबल यूज करते हैं SIN, सिंपल, ओनली SIN, ठीक है, इसका पूरा नाम है। कोसाइन के लिए होता है कॉस, ठीक है। सेम इसके लिए टेंजेंट के लिए होता है टैन, इसके लिए टैन यूज करते हैं। और इसके लिए भी हम कॉस देखें, 3 सबका यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए भी लेंगे हम 3 तो हो जाएगा कॉस। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो समझ में कैसे आएगा कि ये कोसाइन है कि कॉस्टेंट है? फिर दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम कर देंगे COSEC, कॉसेक। क्या कर देंगे? कॉसेक कर देंगे, ताकि ये कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम सेक यूज करते हैं और इसके लिए हम कॉट यूज करते हैं। क्या करते हैं? कॉट यूज करते हैं। सिंपल है, ये सिंबल जो है बिल्कुल 3 स्टेप में आपको यूज करना है। यानी कि ये तो बेसिक इसका नाम है। याद क्या रखने हैं आपको? तो ओरिजिनल में आपको ये याद रखने हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, याद रखिएगा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस पर हम फार्मूला बैठाते हैं। तो फार्मूला आपको याद रखना है। साइन के लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन के लिए जो फार्मूला होता है हमारा, साइन बराबर होता है, साइन कोई कोण ले लेते हैं तो ये हमेशा न्यून कोण पर काम का। अभी बताया आपको ना कि यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री आपको न्यून कोण तक पढ़ना है, यानी 0 से 90 तक पढ़ना है। तो हम कोई भी न्यून कोण ले लेते हैं, कोण A ले लेते हैं, चाहे थीटा ले लेते हैं, A ले लेते हैं, चलिए ठीक है। A यहाँ पर न्यून कोण है, 0 से 90 के बीच में इसका मान होगा, ठीक है। तो साइन A बराबर हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। फार्मूला याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण, इसको भी बता रहे हैं कैसे याद रखिएगा। साइन ए बराबर हो गया लंब बटा में कर्ण, ठीक है। और कौसे की बात करें हम, तो कौसे बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको केवल 3 ही फार्मूला याद करना है, आधार बटा में कर्ण। से टैन की बात करें हम, तो टैन ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, टैन ए बराबर होता है लंब बटा में आधार। ये मात्र आपको 3 फार्मूला याद करना है, बाकी 3 इसके आप खुद से याद कर लीजिएगा। कोसेक सेक कॉट, बस ये 3 याद कीजिएगा, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण किए हम, साइन ए के लिए पहले लंब बाई कर्ण, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। कॉस ए के लिए आधार बाई कर्ण, टैन ए के लिए लंब बाई आधार यूज किए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन जो होता है ना, कॉसेक का व्युत्क्रम होता है। साइन यहाँ पर कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, यानी साइन के अपोजिट कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस के अपोजिट होता है सेक और टैन के अपोजिट होता है कॉट। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से कि साइन के अपोजिट हो गया कॉसेक, ठीक है, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, टैन का अपोजिट हुआ कॉट। अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो जब ये उल्टा हुआ तो इसका फार्मूला भी उलट जाएगा, सिंपल। यानी कि ये लंब बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा, उलटेंगे इसको तो कर्ण ऊपर जाएगा, कर्ण बाई लंब, ठीक है, आया समझ में। ये आधार बाई कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद करना। ये लंब बाई आधार है तो ये हो जाएगा आधार बाई लंब, उलाटिए, आया समझ में, उलाटिए ना। यानी 3 आप याद करते हैं तो 3 आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसको शॉर्ट में कैसे याद रखें हम। तो लंब के लिए ए, आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा ना
तो एकदम क्वेश्चन बनाइएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जितना बार बनाइएगा आप, पहले एक बार दो बार इसे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन बनाते जाइएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ रिविजन करते रहिएगा। और खासकर आपको हम बता देते हैं कि रिविजन करने के NCERT का यूज कीजिएगा, NCERT का यूज कीजिएगा, क्योंकि NCERT बेस्ट आपके लिए पब्लिकेशन है। गवर्नमेंट बुक है भी तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। आप प्राइवेट से पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट से पढ़िए, लेकिन रिविजिंग आप करिएगा NCERT से। प्राइवेट से आपका रिविजिंग बता रहे हैं आपको ना, इतना ज़्यादा उसमें क्वेश्चन रहता है कि फिर आप कर नहीं पाइएगा। तो इसलिए जब भी आप रिविजिंग कीजिएगा ना तो NCERT बुक का यूज कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट साइज में, ठीक है। लंब होता है, लंब के लिए हम L लिख देते हैं, कर्ण के लिए K लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लंब आधार के लिए A लिखते हैं और कर्ण के लिए K लिख देते हैं, ऐसे पहचानने के लिए। लंब के लिए यहाँ पर L हुआ, आधार के लिए A हो गया। लंब के लिए L, आधार के लिए A हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको कर लेना है, यानी K बटा में L, K बटा में A, आधार A बटा में L, उलाटिए, ठीक है। अब इसके आधार पर हम फार्मूला याद करते हैं क्या। तो देखिए L A L, इस तीनों के लिए L A L, साइन कॉस टैन, आपको इसी क्रम में याद रखना है। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो उसी क्रम में L A L, पहला कॉलम, दूसरा का आधार, तीसरा कॉलम, L A L बटा में K K A, यानी लाल बटा का। आज समझ में, ये ट्रिक है, कुछ थ्योरी नहीं है बुक्स का, बस ट्रिक है याद करने के लिए। लाल बटा में का हो गया, ठीक है। जैसे 123 बटा में सन आप याद किए होंगे वहाँ पर वॉइस में, इंग्लिश में, उसी तरह यहाँ पर है लाल बटा में का, यानी पहले का, यानी पहले साइन हम ले, यहाँ पर इसका हम साइन लेते हैं पहले, तो साइन के लिए हो जाएगा, साइन के लिए होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसी तरह हम कॉस की बात करें तो कॉस के लिए हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, और लंब की बात करें, टैन की बात करें तो टैन के लिए हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है, ऊपर से। और नीचे से बात किया जाए तो नीचे से बात करें हम तो नीचे से कौशक के लिए, कौशक के नीचे से तो कर्ण बटा लंब, है ना। फिर सेक के लिए बात करें तो कर्ण बटा में आधार, कॉट के लिए बात करें तो आधार बटा में लंब, यानी लाल बटा का आप याद रखिएगा। ये एक फॉर्मूला याद रखें, जैसे आपको याद हो जाए, बिल्कुल आसान है। हाँ, लाल L A L, लाल, ठीक है। नीचे K K A, का, लाल बटा का, यानी कि L बटा K, लंब बटा आधार, साइन A बटा K, आधार बटा कर्ण, सॉरी यहाँ पर कौन होगा, आधार बटा कर्ण, कॉस, और लंब बटा आधार टैन, हो गया। तीन अपोजिट करते काम हो गया हमारा। तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा आप लोगों को। मैं ऐसा करता हूँ कि याद हो गया होगा, अभी तक आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम बोले कि साइन के अपोजिट कॉस है, कॉस के अपोजिट सेक, टैन के अपोजिट होता है कॉट, बोले नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब अपोजिट है तो इसके अपोजिट में तो भी कोई फार्मूला बनेगा, अपोजिट में तो कोई फार्मूला बनेगा ना, तो अपोजिट में फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कीजिए कि यहाँ पर इसको आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर हम अपोजिट में फार्मूला, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पहला हमारा साइन, तो लिखते हैं साइन है, साइन है किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में कॉसेक, उल्टा होता है तो उल्टा, भाई उल्टा मतलब क्या, उल्टा उल्टा हो गया, ठीक है। उसी तरह जब साइन कोसेक का अपोजिट हुआ तो कोसेक आएगा कि वो हमारा अपोजिट है, दोनों ना। मान हम किसी के विपरीत हुए तो वो भी तो हमारा विपरीत हुआ। तो यहाँ पर साइन कोसेक का अपोजिट उल्टा हुआ तो कोसेक भी साइन के उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पर इसी तरह साइन का भी एक फार्मूला, कोसेक का भी एक फार्मूला बनेगा, कोसेक A बराबर 1 बटा में साइन। ये सब बच्चे क्या करते हैं ना, इसे फार्मूला की तरह देखने लगते हैं, इसे याद करना है, इतना है, राटा मरना है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, ठीक है। तो इसको आपको हटाना है, बिल्कुल यहाँ पर साइन है तो कोसेक मन, इसे याद, साइन इसके किसका उल्टा होगा तो कोसेक उल्टा होगा, तो बस आपको साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक है, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, 1 बाई साइन है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर बात करें कॉस की, तो कॉस सेक का अपोजिट होता है, यानी 1 बाई सेक है, ठीक है। सारे काम लगेगा हमारे तादात्म्य में चलेंगे, तादात्म्य में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर ना अभी पहले चैप्टर के लिए जितना आपको चाहिए मैं यहाँ पर आपको दे चुका हूँ,
पहले चैप्टर के लिए, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं आपको ये थोड़ा एडवांस है, अभी आगे अगले चैप्टर में हम इससे पढ़ेंगे। क्लास के लिए एडवांस नहीं, इस पहले चैप्टर के लिए एडवांस है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तभी आप यहाँ पर अभी बताया अपोजिट, ये फार्मूला आपको यहाँ पर जानना जरूरी है, ठीक है। और कुछ फार्मूला और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा चैप्टर कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा बेसिक कंप्लीटेड हो जाएगा। तो एक वीडियो हमें लग रहा है कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो एक और क्लास ला देंगे तदात्म्य के लिए बिल्कुल इजी तरीके से, क्योंकि इसमें हम समझाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए और विस्तार से हम समझा देंगे एक और पार्ट में। यहाँ पर देखिए इसे, यानी सेक के बराबर 1/cos से हो जाएगा। उसी तरह tan की बात करें हम तो tan a बराबर हो जाएगा 1/cot a, और cot a बराबर हम करें बात तो 1/tan a, ठीक है। ये 6 फार्मूला बन गया हमारा, अपोजिट का फार्मूला बन गया, उल्टा का फार्मूला बन गया। आए समझ में ना, बिल्कुल आसान से आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको इसको देख लेना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल एक एक बात को समझना है। अभी आपको समझ में ना आए, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि अच्छे से दिमाग में आ जाए। 2 फार्मूले और यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, जो मास्टर फार्मूले के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं tan थीटा, tan a बराबर, तो tan a बराबर अक्सर होता है sin a/cos a। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, चीज़ है ये चीज़, ठीक है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। tan a बराबर sin/cos a, उसी तरह cot a का एक फार्मूला आता है, tan का अपोजिट cot होता है, तो इसका फार्मूला भी अपोजिट होगा, sin/cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a/sin है। आ समझ में, cos a/sin है, cos a/sin है। तो ये 2 फार्मूले मास्टर फार्मूले कहे जाते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा हमें काम है 10th 12th जितने भी हम पढ़ेंगे वहाँ तक में, ठीक है, फेमस फार्मूला है। तो आप लोग इसे देखें, tan/sin/cos, tan sin/cos, cot cos/sin, उल्टा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक हम रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पर आपको कमेंट कर देना है। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर आएंगे, बहुत जल्द डालेंगे, एक लगातार डालेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। बेसिक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं, सारे चीज़ बेसिक बता रहे हैं, ओनली बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों का डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इस पर 1-2 क्वेश्चन बता देंगे ताकि आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो आएगा ना, सेकेंड क्लास जो आएगा, उसमें मैं सारे तदात्म्य कंप्लीट कर दूंगा। तदात्म्य में 1-2 क्वेश्चन आप लोग नहीं भी कहिएगा तो 1-2 क्वेश्चन तदात्म्य में बताएंगे, लेकिन इसमें आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरे वो इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन वहाँ पर भेज रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा, क्योंकि एग्जाम आ गया, एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन भेजिएगा ना, तो हम बताते चलेंगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे का क्वेश्चन एक साथ बताएंगे तो सबका लाभ होता जाएगा, तो वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको टेलीग्राम पर भी हमारा जो चैनल है वहाँ से भी आपको दे देंगे, अभी नहीं, उसका दे देंगे हम बाद में, ताकि आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज का क्लास लंबा हो गया, हमें लग रहा है कि 40-45 मिनट का हो गया है, लेकिन आप आशा करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग का ट्राइगोमेट्री से प्रेम हो गया होगा, ठीक है। जो ट्राइगोमेट्री समझ में नहीं आ रहा होगा, अब ट्राइगोमेट्री में आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में।